तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम सफाई कर्मियों की कल्पना करें तो उनके हक की भी कल्पना करें और इस काम को करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी भी कल्पना करें। जब हम इस तरह के म्यूज़ियम में आएँ और देखें कि सफाई कर्मियों के जीवन का इतिहास किस तरह से रहा है, ये एक पेशेवर काम है, ये जातिगत काम नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपको अंदाज़ा भी है कि आप कहाँ आ रहे हैं। ये कैमरा आपको लेकर किस जगह पर ले आ रहा है। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं और जहाँ से ये आवाज़ आ रही है वो पेरिस शहर के नीचे बने गटर का एक हिस्सा है। सीवर जिसे कहते हैं, नाला जिसे कहते हैं, जिसमें शहर का गंदा पानी बहता है और उसे साफ़ किया जाता है। इस सीवर को लोग देखें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हुए, अपने शहरी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हुए इसकी भूमिका को समझें, इसलिए पेरिस में इसे एक म्यूज़ियम का रूप दिया गया है। तो आप जो ये दृश्य देख रहे हैं एकदम जिस तरह से नाले का जो बड़ी बड़ी पाइप होती है उस तरह से, अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसे कितने ही दृश्य आपने हिंदी सिनेमा में देखे होंगे जब हीरो भागता है और स्मगलर भागता है, पुलिस भागती है, तो वो सब गटर में उतरते हैं और गटर में पानी भर रहा होता है और उसमें एक चेज़ सीन फिल्माई जाती है और अंत में वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ मेन होल से ऊपर आने की कोशिश करता है। आपको पता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो हीरो होता है वो सफाई मज़दूरों की ज़िंदगी, उनकी मेहनतकश ज़िंदगी की नकल करता है और उससे ताकत प्राप्त करता है और अपने आप को नायक या खलनायक के रूप में स्थापित करता है। बहुत ताकत की ज़रूरत होती है जब भी सीवर में फाइट सीन को फिल्माया जाता है। तो आज हम पेरिस के सीवर म्यूज़ियम में हैं। ऐसी जगह पर आने का बहुत कम मौका मिलता है। शायद बहुत से लोग पेरिस आते होंगे जो भारत से आते होंगे, वो सीवर म्यूज़ियम देखने शायद बहुत छोटा सा हिस्सा होगा जो आते होंगे, लेकिन यहाँ आने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हम आज आपको सीवर म्यूज़ियम के बारे में दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और हम फेसबुक पर भी हैं। तो बहुत ध्यान से आगे की यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, हमारे साथ आप बने रहिएगा। यहाँ ये जो हिस्सा है ये वीडियो इमेज, स्टिल इमेज के ज़रिए सफाई मज़दूरों के काम को दिखाया गया है। लेकिन आप देखिए कि इनके कपड़े क्या हैं, इनके उपकरण क्या हैं। आप भारत में बेजवाड़ा विल्सन के बारे में आप जानते होंगे। बेजवाड़ा विल्सन शानदार आदमी हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी कि जो सफाई मज़दूर हैं, जो लोग सर पर मैला ढोते हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए। और इस वक्त भी बेजवाड़ा विल्सन दिन रात आंदोलन चला रहे हैं कि सफाई कर्मियों के पास उनकी सुरक्षा के लिए उपकरण नहीं है। लेकिन आप जान सकते हैं कि पेरिस ने इसकी ज़रूरत को किस तरह से समझा। और हम बात कर रहे हैं 1867 से। उस वक्त ये लोग क्या पहनते थे, इनके कपड़े क्या थे और समय के साथ साथ क्या बदलाव आया, इसके बारे में भी इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं कि जो सफाई करने वाले जो मज़दूर हैं वो क्या क्या चीज़ें पहनते हैं। मास्क है, ग्लव्स है, बड़ा सा ग्लव्स है और ये कपड़ा है, इनका जूता है, एक तरह का बैग है और आप देख सकते हैं कि बहुत तरह के इक्विपमेंट लेकर वो सीवर में उतरते हैं सीवर की सफाई करने के लिए। ये वो मशीनें हैं जिनके ज़रिए 19वीं सदी के बड़े हिस्से में पेरिस के नाले की सफाई होती रही है। लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं सफाई कर्मियों की। शुरू में ही हम इस पर जोर देना चाहते हैं बेजवाड़ा विल्सन के हवाले से। ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि 19वीं सदी के आखिर में 20वीं सदी के मध्य तक पेरिस के गटर में, नालों में जब सफाई कर्मी जाते थे तो किन किन चीज़ों को लेकर साथ में जाते थे। आप ये सारी चीज़ें हैं, लाइट है, बिजली रोशनी के बहुत सारे सामान हैं। इसमें कुछ ऐसे सामान हैं जो फ्रेंच में लिखे हैं, इनका इस्तेमाल मैं नहीं बता सकता। लेकिन सफाई कर्मियों के आप जूते देखिए, जो पुराने समय के जूते, जो बेल्ट हैं, ये कितनी मजबूत बेल्ट है कमर में लगाने वाली, जिससे उन्हें गिरने की स्थिति में खींच के निकाला भी जा सकता है। फिर ये एक तरह से ये टॉर्च आया जब वो
लोहे का हेलमेट आया है और जूते देखिए कि इनके कितने भारी और मजबूत जूते हैं, कितने मजबूत जूते हैं इनके। आज भी हम अपने भारत के सफाई कर्मियों को इतने मजबूत जूते हम नहीं दे सके हैं, लेकिन इनके कपड़ों में भी समय के साथ विकास होता आया है। तकनीकी ने बहुत हस्तक्षेप किया है। ऐसा नहीं है कि भारत में इसका आगमन नहीं हुआ है, लेकिन सभी को उपलब्ध नहीं है। जाति की एक समस्या तो है ही, वो एक बड़ी बात है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पानासोनिक का एक ऐसा टर्मिनल है और किस तरह की मशीन है जो गटर के भीतर गैस की मौजूदगी को पता लगाते हैं और तमाम और चीज़ें होंगी जिसका पता लगाते होंगे। और ये जो कपड़ा है अब एक सफाई कर्मी का आधुनिक कपड़ा है जो पेरिस के गटर की सफाई करता है। तो अब आप देखिए कि इसका हेलमेट देखिए, इसका मास्क देखिए, इसके बेल्ट देखिए, हर तरह से इसे सुरक्षित बनाने का प्रयास इसमें किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम सफाई कर्मियों की कल्पना करें तो उनके हक की भी कल्पना करें और इस काम को करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी भी कल्पना करें। बगैर इन सब चीज़ों के किए हम तमाम तरह के दूसरे दावे करते रहते हैं जो कि ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत तभी होगी जब हम इस तरह के म्यूज़ियम में आएँ और देखें कि सफाई कर्मियों के जीवन का इतिहास किस तरह से रहा है। ये एक पेशेवर काम है, ये जातिगत काम नहीं है। ये शर्म की बात है कि एक ही जाति के लोग भारत में सफाई का काम करते हैं। इसे तो तोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं काम करने के लिए? इसका जवाब आपको जाति में मिलेगा, लेकिन इसका जवाब केवल जाति में नहीं है, सरकार की नीतियों में है, संवैधानिक अधिकारों के लागू करने में भी है। कि आप देखिए कि किस तरह से इन्हें इस तरह से दिया गया है, इनके कपड़ों को बदला गया है। भारत में कुछ दिखावटी तौर पर दे दिए जाते हैं कुछ लोगों को, बाकी लोग गटर में डूबकर मरते ही रहते हैं। तो हम पेरिस के सीवर म्यूजियम में हैं। हम चाहते हैं कि आपको कुछ नया देखने जानने का मौका मिले। 1867 में कब, जब 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, मंगल पांडे से लेकर तमाम लोग बगावत कर रहे हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त इस पेरिस शहर में नालों का सीवर का जाल बिछ चुका था और 1867 में ही लोग सीवर के दर्शन के लिए आते थे और साल में 2 दिन उन्हें सीवर का दर्शन कराया जाता था। सफाई कर्मी ही उन्हें लेकर आते थे। आप महसूस कीजिए कैमरे की नज़र से कि क्या अद्भुत जगह है ये। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये क्यों किया गया होगा? ये इसलिए किया गया ताकि जो लोग हैं वो समझ सकें कि उनके शहर में जो नाला आ रहा है उसका क्या योगदान है, उसकी क्या भूमिका है, उसका साफ होना क्यों ज़रूरी है, आबो हवा के लिए कितनी ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को उस वक्त से ध्यान दिया गया। तो आप इसी तरह के नाले में जब उतरते हैं तो मेन होल होता है, उसके ज़रिए आप उतरते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि पेरिस में 30,000 मेन होल है और जाहिर है वो बंद होंगे। भारत में मेन होल खुले रहते हैं, बहुत से लोग गिर कर मर जाते हैं, कुछ मुआवजा वगैरह की घोषणा होती है, मगर अब उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती। अभी भी वो मेन होल खुले ही रहते हैं। लेकिन पेरिस एक शहरी के भीतर, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वो अपने शहर को कैसे समझें और पेरिस के शहरी होने की पहचान में क्या क्या चीज़ें जुड़नी चाहिए, इस पर कई 100 साल से यहाँ काम हुआ है। इसीलिए 1867 में सीवर दर्शन जैसा यहाँ कार्यक्रम था। ये कोई साधारण बात नहीं है। और आप देखिए कि जो इसमें बताया गया है कि कैसे, कहाँ से जमा किया जाता है, कैसे साफ़ किया जाता है, जो साफ़ पानी है उसका क्या होता है। तो ये लगता है कि ये दरवाज़ा बंद किया गया है ताकि हम उस तरफ ना जा पाएँ। और आगे का आप देखिए कि किस तरह से जो शहर में नेटवर्क होता है सीवर का, वो यहाँ पर बनाया गया है। तो ये कोई हिस्सा सूख गया होगा या सुखा दिया गया होगा, तो इस तरह से ये बना हुआ है। तो आप हमारे साथ जो देख रहे हैं सीवर म्यूज़ियम, और ये बहुत एलिमेंट्री मतलब शुरुआती स्तर का सीवर है। इससे भी जटिल जटिल तरह के सीवर बनाए गए हैं बड़े आधुनिक शहरों में। हमारे यहाँ क्या हुआ, ज़्यादातर सीवर और नाले जो हैं खुले रह गए और नदियों में उन्हें गिरने दिया गया। यहाँ आप पढ़ें तो तब से एसटीपी प्लांट की कल्पना है, उसका इस्तेमाल हो रहा है और हमने अपनी नदियों को ख़त्म कर दिया। इसी के ऊपर सीन नदी बह रही है और आवाज़ भी आ रही है उसकी धाराओं की, लहरों की,
लेकिन आप देखिए कि उस नदी को अभी भी बहुत हद तक सुरक्षित रखा गया है। प्रदूषण है उस नदी में, लेकिन उस नदी के पानी को शहर के बीच में बचाकर रखा गया है। तो हमें नहीं मालूम कि कौन सा हिस्सा हमें कहाँ ले जा रहा है, मगर आप देखिए तो ये एक हम नायाब अनुभव आपको दिखाना चाहते हैं। तो आप देखते भी रहिए, कमर हमारे लिए कैमरा कर रहे हैं। और तो 1792 में यहाँ पर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की स्थापना होती है। 1792 में 1792 जो पेरिस में जो पब्लिक वाटर है, पब्लिक वाटर क्या हुआ? पानी तो सबका होता है, लेकिन पानी का हमने कैसे कैसे बंटवारा किया। पब्लिक वाटर जहाँ जो सबके लिए उपलब्ध है, बॉटल का वाटर तो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। आरओ का वाटर होता है अब आपके घरों में। साफ पानी करने के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप इतना ही हिसाब कर लें कि कितने घरों में आरओ वाटर लगा हुआ है और उसका खर्चा कितना है, तो पता चलेगा कि हर हाउसिंग सोसाइटी के लोग केवल पानी साफ करने के लिए लाखों रुपए, कई लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ रुपए का भारत में ये कारोबार है। लेकिन हम पानी साफ नहीं कर पाए, इसलिए कि शहरी होने में, दिल्ली वासी होने में, मुंबई वासी होने में हमारी भूमिका शहर के प्रति क्या होनी चाहिए वो बहुत ख़राब रही, उस पर काम नहीं किया गया। तो हम अब उस हिस्से में आ रहे हैं जहां आप देख सकते हैं बहुत आवाज़ है। शायद मेरी आवाज़ धीमी हो जाए, मगर ये शहर के नाले का पानी आ रहा है, इसमें बदबू भी है। ये पानी बास मार रहा है, लेकिन यहीं से इसकी सफाई होती है और इस तरह से बनाया गया है कि स्कूल के बच्चे, पर्यटक ये सब आएँ और सीवर के बारे में देखें, सोचें। देखने से क्या होता है? हो सकता है कि कोई नौजवान इंजीनियर इसे देख रहा हो और इससे बेहतर पानी की सफाई की, पानी की निकासी की कल्पना कर पाता हो। 1802 में पेरिस में नदी से पानी की सप्लाई शुरू हो जाती है। 1806 में पेरिस में सैनिटेशन डिपार्टमेंट बन जाता है और ये जो पुल बनाने वाले इंजीनियर होते थे, सड़क बनाने वाले इंजीनियर होते थे, उन्हें सैनिटेशन का काम, सफाई का काम किया जाता था। तो जो ये आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, हम इसके ऊपर चलते हुए इसे फिल्मा रहे हैं। 1821 में पेरिस में नदी की सप्लाई जारी रहती है और इसी तरह से आप 1849 में पानी जमा होता है। लेकिन तभी क्या होता है कि जब आधुनिक शहर बन रहे थे तो उसके साथ साथ गंदगी के किस्से बहुत आपको पढ़ने को मिलेंगे। महामारी बहुत है, कॉलेरा है, प्लेग है, कई तरह की महामारियां, लाखों लोग मर जाया करते थे, लाखों लोगों की मौतें होती थी। पूरा शहर मातम में बदल जाता था और मातम के मौसम में बहुत लंबे लंबे मातम के मौसम हुआ करते थे। तो यहाँ कॉलेरा के समय 1832 में पेरिस में 18,000 लोग कॉलेरा से मर गए थे। तो इसकी भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग है। हम नहीं जानते कि बंगाल के अकाल में जो 20 लाख 30 लाख लोग मर गए वो किन परिवारों के लोग थे और उनके परिवारों में अकाल की क्या स्मृतियाँ हैं, विभाजन की क्या स्मृतियाँ हैं। बिहार में 1934 में जो भूकंप आया उसमें मरने वाले लोगों के परिवारों की क्या स्मृतियाँ हैं, या वो ख़त्म हो चुकी हैं, उसके दस्तावेज़ रिकॉर्ड क्या हैं, बहुत कम है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मियों की गाड़ियाँ हुआ करती थी पहले के ज़माने में। उन गाड़ियों का विकास किस तरह से हुआ है, तो आप इस सीवर म्यूज़ियम में मेरे साथ देख सकते हैं कि 20वीं सदी के शुरू में लोकोमोटिव इंजन का इस्तेमाल होने लग जाता है और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सफाई में, और लोग इसे, और इसमें इंजीनियरिंग से इसमें सुधार होता है। फिर पंप आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए आपको, लेकिन जानना और देखना ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं, आपकी दैनिक क्रिया से अलग। इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, किताबें पलटनी पड़ती है, शहरों में जाना पड़ता है और शहरों के अनाम गुमनाम कोनों में भटकना पड़ता है। तब आप जानते हैं, तब आपका विकास एक नागरिक के रूप में होता है, एक अच्छे शहरी के रूप में होता है। सिर्फ घंटी बजाने से, लाठी चलाने से आप शहरी नहीं बनते हैं, और मीडिया संस्थानों में छापे मार देने से
आप विश्व गुरु नहीं बनते हैं। आप देखिए कि किस तरह से इस शहर ने अपनी नदियों को बचाने के लिए किया, जबकि इस शहर के लोगों का नदियों से कोई धार्मिक रिश्ता नहीं है, तब भी बचाया है लोगों ने। और इस शहर में आप देखिए, दिल्ली में चलिए, आपको कई जगह ऐसे नाले खुले मिलेंगे, बाकी छोटे शहरों में चलिए आप, खाली मिलेंगे नाले, उनमें कोई सफाई नहीं है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डिबेट चल रहा है, जो सुनवाई चल रही है, वो पलट कर देखिए। हिंदी अखबारों में कुछ कुछ छपता है कि किस तरह से गंगा सफाई के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एसटीपी प्लांट से साफ होकर नाले का पानी नदी में गिरना चाहिए वो बहुत कम प्रतिशत है। मगर यहाँ पर ऐसी बहस नहीं है, यहाँ पर ऐसी बहसें हुई थी और लोगों ने उन बहसों से एक रास्ता निकाला। इन खबरों को दबाया नहीं जिस तरह से दबा दिया जाता है। आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, तो आप हमारे साथ इस सुरंग में चल रहे हैं। ये पेरिस का सीवेज म्यूज़ियम है। हम चाहते हैं, हमारा फोकस, हमारी दिलचस्पी ख़ास तौर पे शहर कैसे बने, उसकी ज़िंदगी, उसमें शहरी होने की बनावट में किन किन चीज़ों का योगदान होता है, उस पर भी आप देखें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नाले का पानी यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है। यहाँ पर जाली लगा दी गई है ताकि ये किसी के लिए ख़तरा ना हो, मगर सब कुछ अच्छी स्थिति में है। ऐसा भी नहीं कि आप पाँव रखेंगे और नीचे चले जाएंगे। तो आपकी सुरक्षा का यहाँ पर बहुत ध्यान रखा गया है। तो काश, और इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं, एक तो उनकी सामाजिक हैसियत गिरा दी गई, उनके साथ भेदभाव होता है। दूसरा, हमारे शहरों ने उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए, उन्हें ज़रूरी उपकरण नहीं दिए ताकि उनकी ज़िंदगी ना प्रभावित हो। दम घुटकर लोग मर जाते हैं और आप क्या करते हैं, मुआवजा देते हैं, वो भी किसी को नहीं देते हैं, मगर मरने का सिलसिला जारी रहता है। तो इस बहस में नया नज़रिया पैदा करने के लिए हम आपको इस सीवेज म्यूज़ियम में लेकर आए हैं। कमर हमारे साथ कैमरा कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी कोई एक चीज़ है जो 1995 में यहाँ पर लाई गई है, जो अब इसके बारे में तो हम बहुत चीज़ नहीं जानते हैं, शायद कोई विद्वान होगा तो बता सकता है। तो पूरी किताब हमें दे दी गई है कि पेरिस में सड़कों का विस्तार कैसे हो रहा है और किस तरह से पानी जो है घरों में पहुंच रहा है। लिखा है कि 1889 में 1889 में पेरिस में 67,000 लोगों के घरों में पानी था। इन्हें सब्सक्राइबर कहा गया है। और जो महंगे घर हुआ करते थे उनमें बाथरूम बनने लगा था। हमारे यहाँ बाथरूम अभी भी लग्जरी, अब वो बहुत लाखों करोड़ों घरों में है, लेकिन ये नाले का पुराना रूप है, आप देख सकते हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो नाला शुरुआती दौर में किस तरह का हुआ करता था। और इस पूरे पानी पर हम खड़े हैं। डर तो लगता ही है, लेकिन डर तो छापे से भी लगता है, डर तो हज़ार चीज़ों से लगता है। कब आयकर विभाग वाले आ जाएंगे, कब पुलिस फर्जी केस में फंसा देगी, ये भी डर है। कब ये जाली गिर जाएगा और आप नाले में गिर जाएंगे, ये भी एक प्रकार का डर है। तो शहरी जीवन में कई तरह के डर होते हैं। घर से निकले खो गए, ये भी एक डर है। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराना जो यंत्र होगा उसका एक स्वरूप बचा कर रखा गया है, लेकिन ये नाला अभी तक बह रहा है ताकि इसकी सफाई और इसकी व्यवस्था को आप देख सकते हैं। तो आप शहर के नीचे क्या हुआ है उसे आप देख सकते हैं। तो 1800 में पेरिस में 16 किलोमीटर सीवर था पेरिस में, और 5.5 लाख लोग इस शहर में रहते थे। 1824 में 37 किलोमीटर का सीवर हो गया और आबादी बढ़ती गई। 1848 में 96 किलोमीटर का सीवर यहाँ पर बिछ गया पेरिस में। अब यहाँ पर आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है क्योंकि हम बिल्कुल नाले की धारा के करीब आ गए हैं, तो शोर बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे, इसलिए मैं भी ज़ोर से बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, इसमें लिखा है कि 67,000 घरों में 1889 में बाथरूम बन गए थे अंग्रेज़ी स्टाइल के, और
और वो लोग सुख सुविधाएं पहुंचने लगी थी। लेकिन जो मजदूर तबका था वो झुग्गियों में रहता था और उनके यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1852 और 70 के बीच में पेरिस में काफ़ी सुधार होता है और इनके नाम बुलेवार्ड बनते हैं, बड़ी बड़े रास्ते बनते हैं बड़े बड़े, और चौड़ा होता है, शहर का चौड़ीकरण किया जाता है और इस तरह से इसकी आबादी लगभग 17 लाख की हो जाती है। यहाँ पर ये कैमरा भी है और ये अनाउंसमेंट सिस्टम भी है कि ताकि कभी ख़तरा हो जाए यहाँ पर तो लोगों को निकालने के लिए आपको देख सकते हैं। तो आप देखिए लॉन्ग शॉट में आप फील कीजिए, महसूस कीजिए, आप इसको देखते हुए मैं चलते हुए आपको बताऊंगा कि ये क्या जगह है। ऐसी जगह में आप आएंगे तो आप नालों के बारे में क्या कहेंगे। हो सकता है भारत में बहुत से लोग जाति के कारण किसी नाले में ना आए, उन्हें लगेगा ये पाप है, लेकिन ये तो काम है, ये सबको करना है। तो ये शहर ने इस तरह से किया है। तो बहुत सारी जानकारी इस सीवेज म्यूजियम में आने से मिलती है आपको। आपको देखिए 1881 का एक हिस्सा पढ़ के दिखाता हूं। इसमें क्या लिखा है। 1881 में एक शहर अपने दस्तावेजों को किस तरह से संजो कर रखता है। दिल्ली जैसे महानगर में मेयर बनने के लिए मुक्का मुक्की की खबरें छप रही हैं, धक्का मुक्की की खबरें छप रही हैं। चुनाव हो गए, मेयर का पता नहीं। कभी आप 3 हिस्सों में बांटते हैं, कभी आप एक हिस्से में कर देते हैं, कभी आप एक हिस्सा करने के बाद भी उसे कई हिस्सों में कर देते हैं और शहर का नुकसान होता है, वर्षों का नुकसान होता है। तो 1910 की बात, 1881 में चेयरमैन है वाटर एंड सीवर्स कमेटी के, वो लिख रहे हैं कि मैं आपको कंफर्म करता हूं, पुष्टि करता हूं इस बात की कि जो म्युनिसिपल काउंसिल है वो सारे फंड सीवर की सफाई के लिए ज़रूरी जितने भी फंड हैं उसके लिए वोट करेगी और सीवर की सफाई होगी और सीवर को कोर्ट यार्ड की तरह साफ सुथरा रखा जाएगा। कोर्ट यार्ड यानी आंगन की तरह सीवर को साफ रखा जाएगा। ये 1881 की बात है और ये बता रहा है, ये एक आप अगर सीवर के म्यूजियम में आएंगे, विक्टर ह्यूगो बहुत बड़े लेखक हुए, पेरिस के कवि हुए, खूब लिखा, धुआंधार लिखा उन्होंने और वो भी एक महान हस्ती के रूप में याद किए जाते हैं। विक्टर ह्यूगो क्या लिख रहे हैं कि आज सीवर बहुत साफ है, ठंडा है, सीधा है और सही है। टुडे द सीवर इज क्लीन, कोल्ड, स्ट्रेट, करेक्ट. It is proper and greyish, laid out by rule and line. One might also say, as though it came out of a bandbox, it resembles a tradesman who has become a councillor of a state. One can almost see distinctly there the mire there comports itself with decency. दुनिया के बड़े लेखक सीवर के बारे में, अपने शहर के सीवर के बारे में क्या लिख रहे हैं और ये 19वीं सदी के मध्य से लेकर 1910 के बीच का रिकॉर्ड इसमें दिया गया है कि एक बड़ा लेखक लिख रहा है कि पेरिस का जो सीवर है वो बिल्कुल साफ है, सही तरीके से रखा गया है, कोर्ट यार्ड की तरह रखा गया है। तो है ना कितनी सारी दिलचस्प चीज़ें हैं और डिबेट हो रहा है, माइक्रोब्स को लेकर डिबेट हो रहा है। 1884 में जब कॉलेरा लौट कर आता है और लोग एक दुर्गंध फैल जाती है यहाँ की हवा में, तब बहस शुरू हो जाती है और स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इस तरह के वूफिंग कॉफ, इस तरह के बीमारी आते हैं। 1882 में हमारे यहाँ तो कितनी इस तरह से फ्लू ब्लू सब चलते रहते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, डॉक्टर के यहाँ लाइन में लगे रहते हैं। तो इसकी सफाई, नालों की सफाई कितनी ज़रूरी है शहर में स्वस्थ जीवन जीने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये लिखा, अब मैं इसके पन्ने को पलट रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। आप जब भी पेरिस आएँ, मुझे लगता है कि आप इस सीवर म्यूज़ियम में आप ज़रूर आएँ। 2018 में जब आया था तब इस म्यूज़ियम को इत्तफाकन देखा था, तब मेरे पास YouTube चैनल नहीं था और तय नहीं कर पाया कम वक्त होने के कारण कि कैसे मैं आप दर्शकों तक इसकी कहानी सुनाऊं, पहुंचाऊं। तो ये कहानी मेरे भीतर बची रही
फूंक मारती रही कि कब वो बाहर आएगी और मैं इस कहानी को लेकर अपने दर्शकों के साथ सामने खड़ा रहूँगा। तो ये पेरिस के सीवर म्यूज़ियम का हाल है जो हमने बताया। इसे देखने के साथ साथ अब आप कल्पना कीजिए कि किस तरह के युग में आप पहुंचा दिए गए हैं। फ्रॉड लोग बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बन रहा है, ये बिल्कुल फ्रॉड बात है और ये कोई कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। कल्पना ये होनी चाहिए कि जहां जिस दौर में जिस वक्त रह रहे हैं वहां साफ सफाई की कितनी व्यवस्था है, वो शहर उसका प्रशासन कितना ज़रूरी समझता है कि आप शहरी को साफ हवा मिले, साफ पानी मिले और अच्छी सड़क मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छा अस्पताल मिले। ये सब ना देकर बकवास इस तरह के भाषण चल रहे हैं। तो आप अपनी जानकारियों का संसार बड़ा कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप इस दौर में विश्व गुरु के नाम पर ठगे जा रहे हैं, आपके साथ धोखा हो रहा है। तो इन सब बातों को कहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शहर में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत औसतन तो बहस ही नहीं होती है, और होती भी है तो ख़राब तरीके से होती है। आपने देखा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर 5 साल से बहस ही हो रही है, कोई ढंग का काम नहीं हुआ है। इस पर आरोप उस पर आरोप, यही होता है। तो आप कहिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा पेरिस का ये सीवर म्यूज़ियम। हमने अपने वक्त निकाल कर सोचा कि आप दर्शकों तक इस म्यूज़ियम के बारे में हम ज़रूर बताएं, लेकिन बहुत लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, हम ही नहीं आते हैं। आप देखिए कि कितने सारे लोग आए हैं यहाँ। तो आप देखिए कि स्कूल के बच्चे, नौजवान आ रहे हैं यहाँ पर, सुरक्षित वातावरण में घूम रहे हैं और सीवर को देख रहे हैं। कहीं कहीं पानी का लीकेज भी है, लेकिन उसे ठीक भी किया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पर सफाई की एक व्यवस्था की गई है। तो बहुत दुर्लभ जगह पर हम आए हैं ताकि हम देख सकें। इससे जुड़ी जो मशीनें हैं वो सब यहाँ पर संरक्षित की गई हैं, जो समय के साथ किस तरह के मशीन आए पेरिस के नालों में, और मशीनें आईं और अभी भी इन्हें बचा कर रखा गया है। आधुनिक मशीनें भी अब आ चुकी हैं, इसकी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी विकसित है। मेरी आवाज़ गूंज रही है, ये आवाज़ तो गूंजनी ही चाहिए, चाहे पेरिस के नालों के भीतर हो, चाहे हिंदुस्तान की सड़कों पर हो, ताकि गोदी सेठ को भी पता चल जाए कि सिर्फ ग्लोबल होने से आप पत्रकार नहीं हो जाते। दौलत अगर सही तरीके से नहीं है तो ग्लोबल वालों को भी पता चल जाता है। इसलिए ग्लोबल पत्रकार अगर होना है, कहानियों, जानकारियों की दुनिया के करीब रहिए, अपने पैसे का गुरूर मत दिखाइए। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, देखते रहिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा कि एक नागरिक के तौर पर कितना टैक्स भरते हैं और किस तरह के धोखे हो रहे हैं। पेरिस ने सीवर का एक म्यूज़ियम बना कर रखा है ताकि आप जब यहाँ आएँ और इसके बच्चे जब यहाँ पर आएँ तो अपने शहर से प्यार करें, उसकी बुनियादी ज़रूरतों को समझें और जब हुनर हासिल करें तो उन ज़रूरतों और समस्याओं के समाधान में कुछ योगदान दे सकें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।